भूगोल को लेकर के हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। जैसे एक अगर हम कहें कि सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष ये है, भूकंप आ क्यों रहा है और अगर आ रहा है तो उसके प्रभाव क्या क्या होंगे, क्या इसका कुछ समाधान हो सकता है, कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। अगर हम भू आकृति की बात करते हैं तो क्या होगा, पर्वत, पठार और मैदान, यही है भू आकृति। तो मान लीजिए कि सपोज करें कि भू आकृति विज्ञान में हमने पढ़ा पर्वत। दिल्ली से अगर हम श्रीनगर जाएंगे तो बीच में पड़ता है पीर पंजाल पर्वत, हिमालय का। वहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट, सामरिक रूप से इंपॉर्टेंट पास है, उसका नाम है बनिहाल पास। जब आप बनिहाल पास को क्रॉस करेंगे तो जम्मू से श्रीनगर पहुंच जाएंगे। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का इस ओपन सेशन में स्वागत है और मैं आप लोगों के साथ लगभग 45-50 मिनट तक डिस्कशन करूंगा भूगोल के संदर्भ में, है ना। अभी राधा मैम आपके साथ डिस्कशन करनी थी ज्योग्राफी के संदर्भ में, हिस्ट्री के संदर्भ में। एक समझ बनी कि क्या अप्रोच होना चाहिए इसको लेकर के। तो वैसा ही एक अप्रोच हम लोग चाहते हैं कि जो आप शुरुआती दौर में है ज्योग्राफी के संदर्भ में, एक अच्छी समझ आपकी होनी चाहिए। देखिए 3-4 चीज़ों के बारे में एक अगर हम कहें कि उसको लेकर के कोई मतलब क्लैरिटी होना चाहिए। अगर आप इस तैयारी में हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस जर्नी की शुरुआत किए हैं, तो ज्योग्राफी की एक ऐसी समझ होनी चाहिए कि कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना हो। तो मैं आपसे 4 आयामों के बारे में भूगोल के संदर्भ में बात रखूंगा कि अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भूगोल को लेकर के हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। जैसे एक अगर हम कहें कि सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष ये है कि सिलेबस क्या है। जो सबसे पहला माइंड में आता है बात कि अगर हम भूगोल की तैयारी कर रहे हैं तो भूगोल का सिलेबस क्या है, उसकी एक समझ होनी चाहिए। अब मान लेते हैं कि सिलेबस है भूगोल का जो भी ABCD XYZ, तो उससे एक दूसरा एक पक्ष ये रहता है कि यार यूपीएससी ना सवाल क्या पूछता है, या इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट को वजन कितना दे रहा है भूगोल को। कि मान लेते हैं कि हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो हर साल 10 सवाल आ रहे हैं, 15 सवाल आ रहे हैं, 20 सवाल आ रहे हैं, कितने सवाल आ रहे हैं। तो परीक्षा के 2 आयाम हैं, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। तो कुछ तो वजन होगा भूगोल का, कुछ तो वेटेज होगा इसका। तो दूसरा ये पक्ष है कि कितने सवाल पिछले 8-10 सालों का एक ट्रेंड अगर देखें तो ऑन एन एवरेज कितने सवाल भूगोल से पूछे जा रहे हैं, इसकी एक समझ होनी चाहिए। मान लेते हैं कि हमने ये भी समझ लिया कि यार 20% वजन है, 25% वजन है इस सब्जेक्ट का ओवरऑल प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में। तो तीसरा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष है आपके तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कि सवालों की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। यानी कि अगर भूगोल का किताब मेरे हाथ में है और मैं अगर भूगोल को पढूं तो मेरा अप्रोच पढ़ने का क्या होना चाहिए। नहीं, सूचनात्मक सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, करंट के सवाल है, मैप के सवाल है, कैसे सवाल है ना, सवालों की प्रकृति कैसी, इसकी भी एक समझ होनी चाहिए ताकि हमको ये बात समझ में आए कि यार भूगोल को पढ़ने का नजरिया क्या होना चाहिए। तीसरा पक्ष जो जरूरी है पता होना चाहिए। और चौथा, मान लीजिए कि हमने ये भी समझ लिया कि सिलेबस ये है, सवाल लगभग इतने पूछे जा रहे हैं और पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए। तो चौथा पक्ष है पढ़े कहाँ से, है ना, किताबें क्या होनी चाहिए, रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए जिससे हमको पढ़ा जाए। तो चौथा एक इंपॉर्टेंट पक्ष है कि इसका रिसोर्स क्या हो, हमारे पास संसाधन क्या हो, रेफरेंसेस क्या हो, किताब क्या हो जिससे हमको पढ़ना चाहिए। इन 4 चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और बस 5-7 मिनट ये रखेंगे कि सपोज करते हैं कि आप विजन IAS के क्लासरूम से जुड़ते हैं तो मतलब क्लास में होता क्या है, मतलब अगर हम भूगोल पढ़ रहे हैं, भूगोल की क्लास चल रही है तो क्लास में क्या किया जाता है ना, उसके बारे में थोड़ा सा सिनॉप्सिस मिलता है या PDF मिलता है या अप्रोच क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी 5-7 मिनट की एक समझ कर। ये 4-5 आयाम है जो मैं अगले कुछ 45-50 मिनट में आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ। शुरू करें। देखिए पहला जो एक इंपॉर्टेंट पक्ष है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि यार सिलेबस क्या है। अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे कि यूपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है ना, जो कि इस साल 2026 का परीक्षा है, तो उसमें यूपीएससी क्या करता है, उस नोटिफिकेशन में 2 प्रकार के सिलेबस की चर्चा करता है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें भूगोल के बारे में ये लाइन लिखा हुआ है, भारत और विश्व का भूगोल, और उसके बाद है भारत और विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। ये 3 शब्द हैं। इतने के साथ अपनी बात को यूपीएससी कंप्लीट कर देता है। तो बूझो तो जाने प्राकृतिक भूगोल का मतलब क्या, सामाजिक भूगोल का मतलब क्या और आर्थिक भूगोल का मतलब क्या, विश्व के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में। ये है सिलेबस, ठीक है यहाँ तक। जब आप उसी नोटिफिकेशन में थोड़ा नीचे जाते हैं और मुख्य परीक्षा का सिलेबस देखते हैं तो ये सिलेबस लिखा रहता है। विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं,
प्राकृतिक संसाधन विश्व के संदर्भ में, फिर यही भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात, ये जितना आपको लिखा है ना इतना ही वहाँ सिलेबस में लिखा रहता है, इतनी ही बात वहाँ पर लिख देता है और लिख करके यूपीएससी छोड़ देता है और कहता है कि ये आपका सिलेबस है। अब जैसे अगर मैं इस सिलेबस की बात करूँ, जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए कि इसमें भूकंप है एक टॉपिक, या सुनामी, ज्वालामुखी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो क्या पढ़े भूकंप में, क्या पढ़े सुनामी में, क्या पढ़े ज्वालामुखी में, क्या पढ़े चक्रवात में, है ना। उसका सब टॉपिक डिवाइड नहीं करता है, बस कहता है कि चक्रवात पढ़ लेना। अब चक्रवात मतलब क्या, क्या पढ़े चक्रवात में, भूकंप में क्या पढ़े, सुनामी में क्या करें, उसके सब टॉपिक्स का डिवीजन नहीं करता है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको सोचना पड़ेगा ना कि भूकंप का मतलब क्या, भूकंप में क्या सवाल बन सकते हैं, भूकंप में पढ़ा क्या किया जाए, भूकंप का कारण क्या हो सकता है, उसकी उत्पत्ति क्यों होती है, भूकंप अगर आता है तो उससे तरंगे जनरेट होती हैं, तरंगों में पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, तीनों की विशेषताएं क्या है कि नहीं, मालूम होना चाहिए। अगर दुनिया में भूकंप आता है तो दुनिया की कुछ जगहों में भूकंप आता है, अगर वहीं आता है तो वहीं क्यों आता है, बाकी अन्य जगहों पे क्यों नहीं आता, उसका कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या हो सकता है भूकंप का। अगर कहीं पर भूकंप आया, जैसे तुर्की में भूकंप आया, मोरक्को में भूकंप आया, या हांगकांग के पास भूकंप आया, ताइवान के पास भूकंप आया, तो भूकंप आ क्यों रहा है, और अगर आ रहा है तो उसके प्रभाव क्या क्या होंगे, क्या इसका कुछ समाधान हो सकता है, कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। तो समाधान तो आज के संदर्भ में नहीं है, लेकिन क्या हो सकता है, कुछ है दुनिया में, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर प्रेडिक्ट किया गया है, नहीं किया गया है, तो ऐसा कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसा है ना। तो आपसे यूपीएससी ये पूछेगा, अब क्या सारी चर्चा विश्व के संदर्भ में होनी चाहिए कि भारत के संदर्भ में भी होनी चाहिए, भारत में भी होनी चाहिए। तो भारत में भूकंपीय क्षेत्र, अगर भारत के भूकंपीय क्षेत्रों का वर्गीकरण करेंगे तो भारत में कहाँ कहाँ पर और वहीं क्यों, है ना। क्या दुनिया में, भारत में मान लेते हैं कि कोई एक जगह है और वहाँ अभी भूकंप नहीं आता है, सपोज करिए भूकंप आने की संभावनाएं कम है, तो क्या भविष्य में उतनी ही कम होंगी या आ सकती है, आ सकती है, तो कारण क्या होंगे। और क्या देश में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ हाल में भूकंपीय गतिविधियां देखी गई, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से 50, 60, 70 सालों से 100, 200, 300 सालों के इतिहास देखते हैं तो वहाँ कोई भूकंप नहीं था, तो अचानक भूकंप आना क्यों शुरू हो गया। जैसे भुज, उसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स है। 2001 में भुज में, गुजरात में भुज एक जगह है, जिला है, वहाँ पर भूकंप आया। उससे पहले अगर हम 70, 100, 150, 200, 300, 400 सालों के इतिहास को देखते हैं तो हमको भुज में कोई भूकंप नजर नहीं आता है, लेकिन अचानक से भूकंपीय गतिविधि की शुरुआत हो जाती है 2001 में, क्यों, कुछ कारण होगा। तो कहने का ये मतलब है कि हर सिलेबस को हमको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हमको देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है भारत और विश्व का भूगोल, विश्व भर के कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा किया है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए, इसी को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ, तो सिलेबस ऐसा कुछ हो सकता है, विश्व का भौतिक भूगोल और हमको भारत का भौतिक भूगोल पढ़ना पड़ेगा, है ना। विश्व का आर्थिक और मानव भूगोल और भारत का आर्थिक और मानव भूगोल, ये करना पड़ेगा। सपोज करिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ विश्व के भौतिक भूगोल में अलग अलग चीज़ें, जैसे भू आकृति है, सपोज करिए भू आकृति है, तो भू आकृति में क्या होगा, पर्वत, पठार, मैदान। अगर हम भू आकृति की बात करते हैं तो क्या होगा, पर्वत, पठार और मैदान, यही है भू आकृति। तो मान लीजिए कि सपोज करिए कि भू आकृति विज्ञान में हमने पढ़ा पर्वत, सपोज करिए हमने क्या पढ़ा, पर्वत। तो क्या भू आकृति विज्ञान में, पर्वत में, भारत में भी हमको पर्वत करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम भौतिक विज्ञान या भौतिक विभाजन करें तो भारत में हिमालय, सपोज करिए एक टॉपिक निकल कर के आए, तो हमको क्या करना चाहिए अगर हम हिमालय पढ़ें तो हिमालय पढ़ने का मतलब क्या है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, ओरिजिन ऑफ हिमालयस, एक टॉपिक अगर बनता है तो ये पढ़ना चाहिए। क्या हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कर सकते हैं, जैसे कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, इनकी विशेषताएं, यही हिमालय का मतलब होगा। तो क्या इतना ही पढ़ के छोड़ दें हिमालय, या इसके बियॉन्ड भी जाएं हिमालय। जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए हिमालय है और हमने हिमालय का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि उत्पत्ति ऐसे हुई, हमने उसकी विशेषता समझ लिया कि इसका प्रादेशिक विभाजन है, कश्मीर हिमालय की ये विशेषता है, पंजाब हिमालय की ये विशेषता है, उत्तराखंड और बाकी के हिमालय की ये विशेषता है। ये तो एक भौगोलिक रूप से हो गया। क्या इसको करंट से नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में धराली का नाम सुना होगा आपने, उत्तरकाशी, क्या बादल फटने की घटना हुई। तो हिमालय के क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि बादल फटने की घटनाओं में वृद्धि हुई। उसके कारण, उसके प्रभाव, उसका समाधान चर्चा होनी चाहिए। जैसे एक, क्या अगर हिमालय का क्षेत्र है तो जैसे मान लीजिए कि एक मैंने आपके सामने रखा बादल फटना,
तो क्या इसका एनालिसिस होना चाहिए हिमालय के संदर्भ में? अगर मैं हिमालय के संदर्भ में बात करूं तो क्या लैंडस्लाइड्स आते हैं हिमालय में? क्या लगता है पिछले कुछ वर्षों में भूस्खलन की घटनाएं कम हुई होंगी, वृद्धि हुई होगी? क्यों वृद्धि हो रही? उसके कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसका समाधान क्या है? होना चाहिए टॉपिक। क्या लग रहा है हिमालय में कुछ और बातें, जैसे कि ग्लेशियल झीलों का नाम से लें, ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट, ग्लेशियल झीलों के टूटने की घटनाएं तुलनात्मक रूप से हिमालय के क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी, तो उसका भी कारण पूछ सकता है, उसका प्रभाव क्या होगा और उसको साधने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राज्य सरकारें, हिमालयन स्टेट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं और क्या किया जाना चाहिए। इन सब पे भी चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप ही बताएं। या केवल हिमालय पढ़ के छोड़ दें, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, इतना करेंगे तो मुख्य परीक्षा में सवाल नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आज जो सवाल हिमालय के बारे में पूछा जा रहा है वो करंट प्रॉब्लम से, चुनौतियों से रिलेटेड। क्या हिमालय में निर्वनीकरण की समस्या, डिफॉरेस्टेशन का रेट बढ़ा होगा? पूरा शिमला काट दिया, लगातार तेज गति से जितने भी हिल स्टेशन हैं वो फैल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड, हाउसिंग डिमांड, रोड डिमांड है ना, इन सब चीज़ों के कारण क्या होना है, उनका विस्तार होगा। तो क्या हिमालय में निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन की दर बढ़ेंगे? बढ़ेंगे तो उसका कारण, उसका प्रभाव, उसका समाधान? नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जिसके बारे में चर्चा करने की जरूरत है। क्या हिमालय में वन अग्नि की समस्याएं बढ़ रही होंगी? फॉरेस्ट फायर्स, हिमालय में के जंगलों में आग लगता है। अप्रैल मई के महीने में आप सुनेंगे कि जनरली उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग की घटनाएं आपको सुनने को मिलेंगी। मार्च का महीना, अप्रैल का महीना और मई का महीना, इन 3 महीनों में। तो हिमालय में वन अग्नि की बढ़ती घटनाओं के कारण क्या होंगे? क्या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो सकता है कारण? वैश्विक तापमान का वृद्धि, कुछ मानवीय गतिविधि में भी मतलब मानवीय गतिविधियां भी हो सकती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि समय थोड़ा कम है मेरे पास अभी के लिए, लेकिन अगर हम हिमालय का एनालिसिस करें तो इसका मतलब है कि हिमालय के करंट चुनौतियां बहुत सारी हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए। और यूपीएससी ने क्या किया? भौतिक भूगोल, है ना, बूझो तो जाने। भौतिक भूगोल में पढ़िए, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत। पर्वत में क्या पढ़े? पर्वत की केवल उत्पत्ति कर ले, पर्वत का केवल वैश्विक वितरण कर ले, या भारत में उसका वितरण समझ ले। इतने से हमारा समाधान नहीं होने वाला, क्योंकि करंट के जो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सवाल आपको दिखाएंगे। जो सवाल आज के समय में पूछे जा रहे हैं उस संदर्भ में, उस पार्टिकुलर क्षेत्र विशेष की कुछ समस्याओं के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो हमको जो भी पढ़ना है उसको करंट के साथ थोड़ा जोड़ करके पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो सिलेबस का एक अच्छा समझ हमारा होना चाहिए और उसको हमको डिकोड करना पड़ेगा कि अगर हमको भूकंप पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना है, हमको ज्वालामुखी पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना है, तभी तो रोड मैप क्लियर होगा। आप सोचिए कि अगर आपको सिलेबस में केवल हिमालय की उत्पत्ति और प्रादेशिक विभाजन कर दे, सिर्फ इतना ही आपने अपने सिलेबस में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि मैंने जो हिमालय की ये समस्याएं आपके सामने रखी, ये कभी आपके कंटेंट का तो हिस्सा नहीं बन पाएगा। और उस दिन जब मुख्य परीक्षा में आप आंसर लिखने के लिए जाएंगे, तो चूंकि इस नज़रिए से सोचे ही नहीं है हिमालय को, तो ऐसी स्थिति में क्या बिल्कुल 9 मिनट में एक अच्छा आंसर लिख पाने में चुनौती होगी कि नहीं? और अगर हमारा सिलेबस क्लियर है कि यार पर्वत में ना ये चीज़ें भी होनी चाहिए और हम हर चीज़ों को पे काम करके गए हैं, तो उस दिन जैसे ही सवाल आएगा हम ऑलरेडी उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं? तो सिलेबस आपका रास्ता है जिस पे आपको चलना है, और अगर उस रास्ते में गड़बड़ी हो गई तो जीपीएस गड़बड़ है ना, पहुंचना कहीं और है, पहुंच कहीं और जाएंगे। तो सिलेबस की एक बारीक और अच्छी समझ टिप्स पे होना चाहिए कि यार मुझे ना प्राकृतिक भूगोल में ये चीज़ पढ़नी है, अगर ये चीज़ पढ़ना है तो इसमें ये चीज़ें पढ़नी है। तो हम हर क्लास में, आप मेरे ख्याल से क्लास आप लोग किए होंगे शायद, तो हम हर क्लास में पहले पन्ने में क्या करते हैं, हर टॉपिक का दायरा फिक्स करते हैं कि अगर हम भूकंप पढ़ रहे हैं तो हमको भूकंप में क्या क्या पढ़ना है। और फिर हम जो भी क्लास 2 दिन 3 दिन, जो भी 3 घंटे 6 घंटे 8 घंटे जो भी समय ले हुए, उसमें हम एक एक चीज़ को डिकोड करके फिर लास्ट में कहते हैं कि देखिए ये सारा चीज़ हमने निर्णय लिया था कि हमको पढ़ना है और हमने हर चीज़ को कंप्लीट कर लिया। तो आपका एक दायरा फिक्स हो गया कि नहीं? इस तरीके से अगर करते हुए चलेंगे, यानी कि सिलेबस को डिकोड कर लेंगे, तो लास्ट तक जाते जाते आपके हर टॉपिक पे एक अच्छी पकड़ बन चुकी होगी। इसलिए सिलेबस की एक बारीक और अच्छी समझ होनी चाहिए। इतना रहने देते हैं, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारे हर टॉपिक पे करना पड़ेगा, है ना। जैसे मृदा है, सपोज करिए, जैसे मृदा पे मेरी नज़र पड़ गई अभी, जैसे मृदा है, तो भारत में मृदा का वितरण मान लीजिए कि करते हैं, तो वही काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। अब क्या करेंगे उसमें? उसकी विशेषताएं करेंगे, उसका वितरण करेंगे, क्या पाया जाता है उसमें, क्या कमी होता है, यही करेंगे ना। नाइट्रोजन किस में होता है, पोटाश किस में होता है, फास्फोरस किस में होता है, किस में नहीं होता है,
किसमें कौन सी फसल हो सकती, कौन सी फसल नहीं हो सकती। ये 4-5 चीज है मृदा में अगर हम करें तो मृदा का भौगोलिक वितरण, मृदा की विशेषताएं, उसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं, कौन सी फसल होती है, ये हम करते हैं मृदा में। क्लियर है? 20 साल पहले भी किताब में यही बात लिखी हुई थी और आज भी वही किताब में वही बात लिखी हुई। वितरण थोड़ा ना बदल जाएगा, नहीं, सेम चीज। जो फसल पहले होता था आज भी वो फसल हो रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या आज से 20 साल पहले मृदा की कुछ समस्याएं नहीं थी, कुछ समस्याएं आज होंगी? जैसे लवणीकरण आज से 20-25 साल पहले गंभीर समस्या नहीं थी, आज एक गंभीर समस्या। तो क्या हमको सॉइल सैलिनाइजेशन या मृदा के लवणीकरण के कारण, उसका प्रभाव और उसके समाधान पे चर्चा करना चाहिए, या केवल मृदा है ना, उसका वितरण है ना? तो एक मृदा का जब हम करेंगे तो मृदा का करंट में क्या इशू है, क्या चैलेंजेस है, तो हमको समझना पड़ेगा कि मृदा का लवणीकरण एक गंभीर समस्या है। क्या मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या होगा? सॉइल इरोजन। तो मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, उसका कारण क्या, उसका प्रभाव क्या और उसका समाधान क्या? एटलीस्ट इन 2 चीजों के बारे में चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए, है कि नहीं? तो जब हम मृदा करते हैं तो मृदा का जो भौगोलिक दृष्टिकोण से वो तो चर्चा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स इससे जुड़े हुई हैं उसके बारे में भी चर्चा जरूरी। आप पिछले कुछ वर्षों के बारे में देखिए तो उन सवालों के बारे में, मृदा पे अगर सवाल पूछा गया है तो उसके लवणीकरण पे सवाल पूछा गया है, उसके अपरदन पे सवाल पूछा गया है। वितरण पे सवाल आने की संभावना तुलनात्मक रूप से, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, वो तो करेंगे ही हम। ये तो बेसिक फंडामेंटल बात है जिस पे बात होनी ही चाहिए, लेकिन केवल इतनी ही बात नहीं होनी चाहिए, हम ये कह रहे हैं। तो अगर हमारा सिलेबस की हमको थोड़ी देर बैठे हम सोचें कि यार मृदा में पढ़ना क्या क्या है, और हमने अपना दायरा बना लिया कि मृदा में ये पढ़ना है, ये पढ़ना चाहिए, ये भी पढ़ना चाहिए, ये भी एक गंभीर समस्या है, ये भी पढ़ना चाहिए, तो हमारा सिलेबस क्लियर है, हमारा रोड मैप क्लियर है कि मृदा, ये जिस दिन मृदा पे सवाल आएगा हम हर चीज़ का ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बैठे, जब सवाल पूछेगा उस दिन हम एक अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे ना, ये है। तो ये जो सिलेबस जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर बस एक शब्द लिख दिया है, उस शब्द को डिकोड करना पड़ेगा, उसको नए सिरे और नए नजरिए से देखना पड़ेगा, तब जाकर के हर सब्जेक्ट या हर टॉपिक की बारीकी समझ में आएगी। फिर यात्रा शुरू करेंगे, फिर उस टॉपिक पे पढ़ना शुरू करेंगे, डिस्कशन करना शुरू करेंगे, उस पर अपना कमांड करना शुरू करेंगे, तब जाकर के वो कंप्लीट होगा। क्लियर है? तो एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है यूपीएससी के प्रिपरेशन में? सिलेबस। अब चाहे ये भूगोल की बात हो, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, चाहे कोई अन्य विषय वस्तु है, पर्यावरण हो, आपको हर सब्जेक्ट के हर विषय का कंटेंट बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मालूम होना चाहिए कि सिलेबस में ये बातें हैं, मुझे इन चीज़ों में इसके इस पक्ष के बारे में उस टॉपिक पे एक अच्छी समझ होनी चाहिए। अगर ये हो गया तो समझिए कि रास्ता, जीपीएस क्लियर है ना, आपको पता है ना कि मृदा में करना क्या है, आपको पता है ना कि पर्वत में करना क्या है, तो अब आपको कोई दिग्भ्रमित होने की पॉसिबिलिटी नहीं है ना। आपको पता है कि यार ये चीज़ें हैं और एक तय समय सीमा पे उन सब चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए। अब इतना पढ़ करके गए हैं, सब चीज़ें, पॉलिटी, हिस्ट्री, सबको आपने ऐसे डिकोड करके गए हैं, तो बताइए जब उस दिन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में होंगे तो क्या स्थिति में होंगे? कंफर्टेबल होंगे कि नहीं? जितने आयाम हो सकते थे उस टॉपिक के सब सोच करके गए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन के रेंज, यानी कि जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, चूंकि आपका रेंज बहुत बड़ा है तो क्वेश्चन अधिकतर रेंज में होगा कि नहीं? आपको लगा कि यार ये तो पढ़ के आए हैं, ये तो किया हुआ है, ये तो हमने मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है, तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन हिट ज़्यादा करेगा ना। तो अगर क्वेश्चन को आपको एड्रेस करना है, क्वेश्चन को साधना है, तो आपको सिलेबस की एक बारीक और अच्छी समझ होनी चाहिए। इसके बिना तो दिग्भ्रमित, मतलब जीपीएस लॉस्ट ही रहेगा, यानी कि इधर उधर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। कहीं पर कोई कंटेंट देखेंगे, बोले हाँ ये कंटेंट अच्छा है, कहीं देखेंगे ये कंटेंट अच्छा है, तो कभी स्विच करके इस किताब से, कभी स्विच करके दूसरी किताब से, पता चला कि एक ही चीज़ को 5 बार पढ़ लिए, लेकिन 5 अलग अलग जगहों से पढ़े, कमांड किसी पे नहीं होगा। तो एक कोई चीज़, अच्छा मटेरियल जिसमें इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा हो और साथ ही साथ है ना कुछ करंट की चीज़ें हो, उसी को 5 बार पढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस शानदार हो सकता है कि नहीं? तो एक जो महत्वपूर्ण पक्ष है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, समय थोड़ा सीमित है, नहीं तो और विस्तार से सब चीज़ों के बारे में चर्चा करता है, ये एक पक्ष है जिसको आपको सोचना चाहिए तैयारी करते समय, है ना। इस चीज़ को अगर ध्यान में रखेंगे तो एक शानदार स्थिति में रहेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं सिलेबस के बाद बात करूँ तो जो अगला पक्ष है कि यार सवाल कितने पूछे जा रहे हैं। मान लीजिए कि सर ने पढ़ा दिया विश्व का भूगोल, पढ़ा दिया भारत का भूगोल, है ना, और पढ़ाते ही रहे और सवाल आए 4,
है ना। तो आप भी सोचेंगे यार इतना पढ़ने के बाद सवाल कितने। तो ये आपके साथ ना 2013 से लेकर के 2025 का ट्रेंड है। तो 2013 से 2025 का मतलब लगभग 12 सालों का ट्रेंड है। अगर इसको आप देखें तो चलिए, इसको बताने से पहले मैं एक छोटा सा बात आपको बता देता हूँ। वो ये कि पर्यावरण को क्या लगता है, ज्योग्राफी का हिस्सा है, भूगोल का या नहीं? इन्वायरमेंट। अगर पर्यावरण को समझना है तो क्या भूगोल की समझ होनी चाहिए? ध्रुवी भालू कहाँ पाए जाते हैं, इसके लिए ध्रुवी क्षेत्र को तो समझना पड़ेगा ना, है ना। बाघ है, टाइगर है ना। अगर टाइगर जैव विविधता का हिस्सा है तो जैव विविधता को समझने के लिए भूगोल और भूगोल की विविधता तो समझनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर में जाकर के टाइगर रहेगा, बाघ रहेगा, तो नहीं रह पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है कि वहां जाकर के रहे। रणथंभौर में रह लेगा, रणथंभौर मतलब अरावली के पूर्वी हिस्से में, है ना, दौसा वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वहां रह लेगा। लेकिन आप कहेंगे कि जैसलमेर और बाड़मेर में टाइगर को पहुंचा दें और रहे, तो नहीं रह पाएगा। रीजन ये है कि टाइगर एक ऐसा जीव है जिसके पसीने नहीं निकलते। जैसे मान लीजिए हमको गर्मी लगे तो पसीना निकलेगा ना। तो पसीना क्या है, एक एडेप्टेशन का तरीका है कि अगर हमारा तापमान यानी हमारे आसपास का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर आसपास का तापमान ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारा शरीर ठंडा नहीं हो पाएगा, और ठंडा नहीं हो पाएगा तो शरीर क्या करेगा, पसीने निकालने शुरू कर देगा, ताकि बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन रख पाए। तो बॉडी पसीना निकालता है, क्यों? ठंडा करने के लिए, स्वेट करता है, गर्माहट को पानी के साथ रिलीज करता है। ये तरीका है हमारा ठंडा होने का। कुत्ता नहीं कर सकता, बेचारा पसीना नहीं निकाल सकता, तो जीव निकाल करके हाँफता है। नहीं, कभी कुत्ते को देखें पसीना कि उसके कान से पसीना गिर रहा है या सिर से पसीना गिर रहा है, पसीना निकलता ही नहीं। तो क्या करता है, जीभ निकालता है, हाँफता रहता है। बेचारा बाघ कुत्ते की तरह हाँफ भी नहीं सकता, इंसान की तरह पसीना भी नहीं निकाल सकता। दोनों स्थितियां परिस्थितियां नहीं। तो अपने बॉडी के टेम्परेचर, कुत्ता कम से कम हाफ करके अपने बॉडी की हीट को रिलीज कर देता है, बाघ ऐसा भी नहीं कर पाता है। तो क्या करता है, हमेशा पानी के बॉडी के पास रहता है। टाइगर हमेशा वाटर बॉडी के पास पाया जाता है। क्यों? गर्मी लगा तो सीधे पानी में, है ना। टाइगर को पानी से डर नहीं लगता है। आप देखिएगा बहुत सारे वीडियोस में पानी में बैठा रहता है, गर्मी जैसे ही लगेगा पानी में चला जाता है। पानी उसको बहुत पसंद है। क्यों? बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। इसलिए उन हिस्सों में पाया जाता है जहाँ पानी होगा। नदी, झील, झरने, जैसे मार्च, अप्रैल, मई का महीना है, भारत का तापमान 40 डिग्री टच कर रहा है, तो टाइगर वहाँ रहेगा जहाँ पानी होगा। बहुत आसान है टाइगर को खोजना, है ना, क्योंकि पानी के आसपास, क्योंकि पानी के बिना जी ही नहीं पाएगा वो। बॉडी के टेम्परेचर को कम करना है तो पानी में चला जाएगा। क्लियर है? अब कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपके सामने बात रखी है बाघ की, कि बाघ का ये व्यवहार है, तो बाघ का व्यवहार है, तो इसका मतलब है कि अगर सपोज करिए कि क्वेश्चन आता है कि बाघों का सार्वधिक घनत्व हमको राजस्थान में देखने को मिलता है, और आप सोच रहे हैं कि यार पानी का बॉडी होना चाहिए इसके लिए, बाघ के लिए पानी उसके लिए ज़रूरी है, तो कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं। इस जगह विशेष में वर्षा की मात्रा कम होती है तो इसका मैक्सिमम हिस्सा या मैक्सिमम संख्या यही हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं। जहां बाढ़ का मैदान होगा, जहां बाढ़ आने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी, क्या वहां बाघ हो सकता है? जहां बाढ़ आएगा वहां नदियां बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगी, वही हिस्सा उसके लिए शानदार होगा कि नहीं? जहां गए वहीं पानी पानी, थोड़ा ज़मीन थोड़ा पानी, ज़मीन थोड़ा पानी। अब बाघ के लिए जंगल होना चाहिए ना, अब जंगल को काट करके अपने खेत बना दिया तो कहाँ से होगा? लेकिन अगर कोई बाढ़ वाला जगह हो, है ना, और वहाँ पर तुलनात्मक रूप से खूब सारी नदियाँ छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो रही हों, तो बाघ के लिए तो शानदार जगह है ना। कूद करके इस नदी से उधर, उधर गया तो बीच में ज़मीन, खूब घास वास हो रहा होगा, पेड़ पौधे होंगे, शिकार किया, फिर पानी में, फिर उससे आगे बढ़ा, फिर पानी, फिर आगे बढ़ा, फिर पानी। सबसे शानदार जगह होगा कि नहीं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, देश में सबसे ज़्यादा बाघ वहीं पाए जाते हैं। क्यों? तराई क्षेत्र है, बाढ़ का क्षेत्र है। उसके बगल में राजाजी नेशनल पार्क है ना, वो भी तराई का क्षेत्र है। आगे बढ़िए तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, वो भी तराई का क्षेत्र है। आगे बढ़िए तो नॉर्थ ईस्ट में मानस नेशनल पार्क, उसका भी सेम सिचुएशन है, तराई का क्षेत्र है, बाघ ही बाघ है कि नहीं? तो अगर ज्योग्राफी को समझ लें तो पर्यावरण की समझ हो जाएगी। तो पॉइंट ये है कि ये जो सवाल आप देख रहे हैं ना, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं 20, 22, 25 या 20, 23 है, 18 है, 14 है, 7, ये सब सवाल है। लेकिन अगर पर्यावरण के साथ जोड़ करके देखें ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को, जो कि देखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों सब्जेक्ट का जो वजन है वो 33 सवालों का है। 30 मान लेते हैं कि ऐसा कोई भी साल नहीं है 2013 से लेकर के 2025 तक कि किसी साल ज्योग्राफी और पर्यावरण के कुल सवालों की संख्या 30 से कम रही हो।
30 से ज़्यादा ही है, कभी 33, कभी 32, कभी 34, कभी 31, लेकिन हमेशा 30 से ज़्यादा रहा है। तो 100 सवाल हैं प्रारंभिक परीक्षा में, उसमें से हर तीसरा सवाल नहीं तो ज्योग्राफी का, नहीं तो इन्वायरमेंट का। आपको अच्छा लगता हो ये सब्जेक्ट या नहीं, लेकिन सवाल प्रकट होगा ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का ही, ये ट्रेंड कह रहा है। तो इसका मतलब है कि जब हम ये एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस से हमको ये समझ में आता है कि अगर प्रारंभिक परीक्षा में पास होना है ना, तो यार ज्योग्राफी इन्वायरमेंट को पकड़ लो और बहुत शानदार तरीके से तैयार कर लो, क्योंकि 33 सवाल 30 सवाल तो तय हैं। और अगर अधिकतर सवाल सही कर गए तो 30 में से 25 सही कर गए तो अब 70 में से कितना सवाल सही करना है? हार्डली 20। और 20 सही करते ही कट ऑफ बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा कि नहीं? तो प्रारंभिक परीक्षा पास करना तुलनात्मक रूप से आसान है, सब्जेक्ट टू कि आप रणनीति को समझें। जब आपके सामने 10 साल का ट्रेंड कह रहा है या 12 साल का ट्रेंड कह रहा है कि मैं तो पूछूंगा 30 सवाल, और आप भयभीत होते रहें कि नहीं नहीं मैं तो नहीं, मुझे नहीं आता है, तो उसका मतलब उस दिन तो संकट की स्थिति होगी ना। और अगर आगे बढ़ करके आपने इस चुनौती को लिया कि अच्छा 30 सवाल पूछते हो आप, ठीक है मैं 30 सवालों को शानदार तैयारी करूंगा, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि नहीं? तो यहाँ अगर मैं ट्रेंड कहूँ, जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए कि 2013 में 23 सवाल पूछा, तो पर्यावरण के सवालों की संख्या, ज्योग्राफी के सवाल है ये, तो पर्यावरण के सवालों की संख्या कम रही होगी 30 सवाल। तो जब ज्योग्राफी बढ़ेगा तो पर्यावरण कम हो जाएगा, और जब पर्यावरण बढ़ेगा तो ज्योग्राफी कम। जैसे मान लीजिए 18 है तो लगभग 12-13 सवाल पूछे गए होंगे पर्यावरण में, अगर 14 है तो 18 सवाल पूछे गए होंगे, 16 से 18 सवाल। अगर किसी साल 7 सवाल है उस साल पर्यावरण के सवाल ज़्यादा होंगे। तो अगर आप दो चीज़ों को तैयार कर लें अच्छे से, ज्योग्राफी को इन्वायरमेंट के साथ जोड़ करके, तो 30 सवाल आपके कहीं नहीं गए। तो यहाँ पर इन जनरल देखिए, जैसे मान लीजिए 2024, 2025 ये करंट का, पिछले 2 सालों का, तो 18 सवाल पूछे गए हैं प्रारंभिक परीक्षा में ज्योग्राफी से, तो लगभग 12-13 सवाल रहे होंगे पर्यावरण से। और अगर 14 सवाल हुए, यानी कि सवालों की संख्या कम हुई, तो पर्यावरण के सवालों की संख्या, तो 17 सवाल पूछा गया था इस साल पर्यावरण से। कुल मिलाकर के यूपीएससी ना, चाय पीते पीते जो 5-6 बुजुर्ग लोग हैं जो क्वेश्चन सेट करते हैं, वो अगर ज्योग्राफी के सवालों की संख्या कम करते हैं तो पर्यावरण बढ़ा देते हैं, पर्यावरण कम करते हैं तो ज्योग्राफी बढ़ा देते हैं। समझ पा रहे हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ट्रेंड कह रहा है। और ये बताइए, यूपीएससी का एग्जाम आईएफएस के साथ होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के साथ जब तक परीक्षा होगा, फॉरेस्ट के सवाल, पर्यावरण के सवाल होंगे कि नहीं होंगे? तो पेपर आउट है, तो पर्यावरण के सवाल तो रहेंगे ही रहेंगे नहीं। तो यूपीएससी चाह करके कि सवाल कम नहीं कर सकता है, तो 30% वजन तो होगा ही। चाहे आप भूगोल पूछें चाहे पर्यावरण पूछें, हम दोनों तैयार करके जाएंगे। नहीं आसान है, थोड़ा सा कमर कस लीजिए, समय बहुत है आपके पास, थोड़ा सा भी अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो एक शानदार स्थिति में चले जाएंगे। इस एनालिसिस का मतलब ही यही है, पर्पज यही है ना। अब मान लेते हैं कि सवाल, सपोज करिए कि औसतन मान लेते हैं कि 15 सवाल भूगोल से पूछे जाते हैं, मान लेते हैं कि 15 सवाल पूछे जाते हैं भूगोल से। तो अगर ये 15 सवाल भूगोल से पूछे जाते हैं तो यार पूछने का कोई तो तरीका होगा। जैसे मैं आपके सामने एक बात रखता हूं, हम जो ये परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, क्या ये ग्रुप ए सर्विस है? इससे बड़ा कोई परीक्षा देश में किसी पद के लिए, इससे बड़ा कोई परीक्षा नहीं। तो ग्रुप ए, उसके बाद ही सारे ग्रुप हैं, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, जितने भी हैं। तो ग्रुप ए का मतलब क्या? एक थिंकिंग बीइंग ना। ग्रुप ए का मतलब है कि आप जिस भी मिनिस्ट्री, मंत्रालय में या जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, आप उसको हेड कर रहे होंगे ना। तो ग्रुप ए का मतलब क्या? याद करने वाला व्यक्ति, ये चिंतन करने वाला, थॉटफुल व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता हो ना, जो किसी चीज को होलिस्टिक तरीके से सोच सकता हो, जिसके अंदर निर्णय लेने की एबिलिटी हो। क्योंकि निर्णय तो आप ही लेंगे ना, बाकी आपका पूरा डिपार्टमेंट आपके उस निर्णय को फॉलो करेगा। सहमत है? तो सवाल कैसे होने चाहिए? मेमोरी बेस्ड या कॉन्सेप्चुअल? और कॉन्सेप्चुअल अप्लाइड होने चाहिए कि नहीं? तो तैयारी कैसी होनी चाहिए? सेब का उत्पादन बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में इन राज्यों पे, या सेब के उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं। समझ पा रहे? ऐसे सवालों की संख्या तुलनात्मक रूप से ज्यादा होगी। अब जरा सोचिए कि ग्रुप बी है या ग्रुप सी है, जैसे एसएससी का एग्जाम है। तो एसएससी के एग्जाम में जो भी व्यक्ति होगा, है ना, वो एसएससी के परीक्षा के थ्रू मान लीजिए कि एक सेक्शन ऑफिसर बना, है ना, या कस्टम ऑफिसर बना, या एक्साइज इंस्पेक्टर बना।
उसका काम क्या होगा, आईपीएस ने जो उनको निर्णय दिया है या जो उन्होंने डिसीजन लिया है उसको फॉलो करना है ना, यानी कि जो बोल दिया गया है उसको फॉलो करना। तो जो बोला गया है, जो लिखित रूप से उनके सामने आया है, उसको शब्दशः फॉलो करना। तो क्या एग्जाम मेमोरी बेस्ड होगा? आराम से सोचिए, क्या मेमोरी बेस्ड होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि उस व्यक्ति के लिए, एसएससी के परीक्षा के लिए मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पक्ष है। अगर मान लीजिए कि सेक्शन ऑफिसर ने जो उसको नोटिफिकेशन आया ऊपर से, उसमें से 10 बातें लिखी गई थी, उसको 5 बातें ध्यान में रही, 5 बातें ध्यान नहीं रही, उसको लगा कि नहीं नहीं ये 5 बातें भी हैं, और वो 5 बातें नहीं थी, और उसके बेसिस पे उसने साइन करना शुरू कर दिया, तो कितना गड़बड़ होने जा रहा है, समझ पा रहे हैं आप, है कि नहीं? तो एसएससी के परीक्षा क्या होंगे, जनरली मेमोरी बेस्ड होंगे, अधिकतर सवाल मेमोरी बेस्ड होंगे। और आपकी अगर मेमोरी बेस्ड हो जाएंगे तो इस परीक्षा का पर्पज ही डिफीट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर उस पद के लिए एक थिंकिंग बीइंग चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो निर्णय ले सके। तो आपको नए सिचुएशन में डाला जाएगा, आप कितना भी पढ़ के जाएं, आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा। जैसे सपोज करिए मैं आपके सामने एक बात रखता हूं कि भारत में कुछ पासेज हैं, दर्रे हैं। मान लीजिए कि मैं कश्मीर से या दिल्ली से मुझे लेह लद्दाख जाना है ना। तो मान लेते हैं कि कुछ कुछ पासेज आप पढ़ते हैं दर्रे हिमालय में। तो मान लीजिए कि आपने सुना होगा बनिहाल पास, आपने सुना होगा कराकोरम पास, सुने हैं? आपने सुना होगा जोजिला पास, सुने ऐसा पास? खारदुंगला, ऐसे पासेस का नाम सुने? याद कर लिया आपने, है ना, आपने याद कर लिया। अब आपको लग रहा है कि मुझे सारे पास पता हैं जो जो हिमालय में है। अब यूपीएससी ने पूछा आपसे, है ना, ये तो हो गया एसएससी का, तो यूपीएससी पूछेगा, एसएससी का परीक्षा होगा तो पूछेगा कि बनिहाल पास किस पर्वत पे है, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, ऐसे करके 2-3 पर्वत का नाम लिख देगा। और अगर यही सवाल इसी पासेस के ऊपर अगर यूपीएससी सवाल पूछेगा तो कैसा कॉन्सेप्चुअल सवाल या आपसे थिंकिंग बिंग की तरह कैसे पूछेगा कि आप दिल्ली से यात्रा कर रहे हैं और दिल्ली से आप कश्मीर होते हुए लेह लद्दाख जा रहे हैं, और लेह लद्दाख से जाते होते हुए आप सियाचिन जा रहे हैं, तो आपको इनमें से कौन कौन से पासेस रास्ते में पड़ेंगे, उनको क्रम से अरेंज करिए। ये हुआ थिंकिंग बिंग वाला। नहीं, सेम सवाल होगा, सेम पासेज हैं, लेकिन आपको क्या है, याद नहीं करना है, आपको ये सोचना है कि अगर मैं यहाँ से जाऊँगा कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगी। ये क्या है, थॉटफुल पर्सन है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा रास्ता क्या क्या होगा, मेरे रास्ते में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ये थिंकिंग बिंग है। और नहीं तो बस याद करिए, और याद करेंगे केवल तो ये वाला सवाल तो नहीं होगा। जैसे सपोज करिए कि मैं इस सवाल का आंसर आपके सामने रख देता हूँ ताकि सोचें ना आप, बस पूछने के लिए एक सवाल, मतलब आपको समझाने के लिए एक सवाल रखा था कि ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। दिल्ली से अगर हम श्रीनगर जाएंगे तो बीच में पड़ता है पीर पंजाल पर्वत हिमालय का। वहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट, सामरिक रूप से इंपॉर्टेंट पास है, उसका नाम है बनिहाल पास। जब आप बनिहाल पास को क्रॉस करेंगे तो जम्मू से श्रीनगर पहुँच जाएंगे, और जब श्रीनगर पहुँचेंगे आप तो श्रीनगर के बाद आपको आगे बढ़ना होगा, करगिल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो करगिल तक पहुँचने के लिए बीच में उच्च हिमालय क्रॉस करना पड़ता है, उसका नाम है जोजिला पास। और जब आप करगिल को क्रॉस करके जब आप लेह पहुँचेंगे तो लेह पहुंचने के बाद जब आपको सियाचिन जाना होगा तो बिना खारदुंगला को क्रॉस किए हुए आप सियाचिन नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर अगला पास आएगा सियाचिन, अगला पास आएगा खारदुंगला। तो बनिहाल, जोजिला, खारदुंगला। और अगर खारदुंगला पास को क्रॉस कर लिए तो रास्ता सियाचिन जाता है, और अगर उसके बाद आपको चाइना जाना है तो आपको कराकोरम पास क्रॉस करना पड़ेगा, फिर आप भारत के उस पार यानी कि तिब्बत वाले हिस्से में पहुंच जाएंगे। क्लियर है? तो पढ़ना क्या है, सोचते हुए, थिंकिंग बिंग की तरह। ये नहीं कि हाँ बनिहाल पास और, है ना, तोता की तरह रटे पड़े हैं कि ये बनिहाल है, ये है। शायद यूपीएससी में वो काम नहीं करेगा अंटिल अनलेस उसको जोड़े नहीं कि ऐसा ऐसा अगर हो तो ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, या ऐसा ऐसा सिचुएशन होगा। ये है थिंकिंग बिंग। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो कहने का ये मतलब है कि यूपीएससी जो सवाल पूछ रहा है उन सवालों में ऐसा नहीं कि सूचनात्मक सवाल नहीं होंगे, सूचना वाले सवाल हो सकते हैं, लेकिन क्या कॉन्सेप्चुअल सवालों की संख्या तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे इन्वायरमेंट हो। अगर सूचना वाले सवालों की संख्या ज़्यादा हो गई तो फिर एसएससी का पेपर हो जाएगा, और कॉन्सेप्चुअल सवाल होंगे तब जाकर के जस्टिफाइड होगा कि ये ग्रुप ए का सवाल है, ग्रुप ए का परीक्षा है। क्लियर है? तो कॉन्सेप्चुअल सवालों की संख्या तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होगी। तो अगर आपको ये चीज़ समझ है तो क्या कॉन्सेप्ट्स पे अच्छे से काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? चाहे वो पॉलिटी का कॉन्सेप्ट्स हो, चाहे वो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट्स हो, चाहे ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट्स हो, चाहे किसी अन्य विषय वस्तु का वो कॉन्सेप्चुअल हिस्सा हो। क्लियर है? मुझे ये बताइए कि एक व्यक्ति जो डायनामिक पर्सन है,
क्या वो अपने आसपास की चीजों से रूबरू रहेगा कि उसके आसपास क्या हो रहा है, कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, या उसको अलर्ट रहना चाहिए कि क्या बदलाव दुनिया भर में हो रहे हैं? तो क्या डायनामिक क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए करंट के? नहीं। कैसा पर्सनैलिटी चाहिए यूपीएससी को, है ना, जो लगातार बदलाव के साथ बदल रहा हो, है ना, तब ना आप देश को आगे ले जा पाएंगे। मान लेते हैं कि आपने 20 साल पहले कुछ पढ़ा था और 20 साल के बाद दुनिया बदल गई है, लेकिन अभी भी 20 साल की चीज को पकड़े हुए हैं, तो क्या बदलाव ला पाएंगे? आपने अपने जिले में उस बदलाव, आप तो स्टेटस कोइस्ट होंगे ना, बदलाव चाहेंगे ही नहीं, क्योंकि खुद बदलाव नहीं चाहते, है ना। तो कैसा व्यक्ति चाहिए? डायनामिक पर्सनैलिटी चाहिए ना। तो क्या सवालों में करंट के सवाल होने चाहिए? नहीं। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो पर्सनैलिटी आप खोज ही नहीं पा रहे। तो यूपीएससी क्यों पूछता है वैसा सवाल? क्योंकि उसको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बदलाव के साथ साथ लगातार अपने साथ मतलब कदम से कदम बना करके चल रहा हो, ताकि बदलते हुए भारत की जरूरतों को पूरा कर पाए ये भविष्य में। यही पर्पज है ना, है ना। तो डायनामिक पर्सनैलिटी चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि जैसे क्वेश्चंस हैं, जो भी औसत अगर 15 सवाल हैं, तो औसत जितने भी सवाल हैं, क्या उसकी प्रकृति कुछ होगी सवालों की? तो क्या अगर मैं कहूं कि सवालों की कुछ प्रकृति होगी, तो क्या कुछ सवाल सूचना आधारित हो सकते हैं, है ना? ऐसे सवालों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? ग्रुप ए सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताइए। सूचनात्मक सवालों की संख्या कम होगी? होगी। हिस्ट्री में कुछ हो सकता है, पॉलिटी में, जैसे मान लीजिए कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये सूचना है ना, कि कोई कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट है इसमें, सूचना है। तो इसको क्या कहा गया है? इंफॉर्मेशन वाले सवाल। हो सकते हैं ऐसे सवाल हो, लेकिन इन सवालों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम होगी। तो एक हमको क्या पढ़ना चाहिए कि जब मैं कोई चीज पढ़ूं, मान लीजिए कि मैंने मृदा पढ़ा, है ना, तो मैंने मृदा पढ़ा, तो यार मृदा में कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं। ये काली मिट्टी, इसका इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि इसका विस्तार किन किन राज्यों में है, इस काली मिट्टी की विशेषता क्या है ना, कुछ सूचनाएं। इस काली मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश में से तीनों पाए जाते हैं या तीनों की कमी है, ऐसे कुछ सूचनाएं जो रेलेवेंट हो, जरूरी हो, तभी तय कर पाएंगे काली मिट्टी में क्या बोया जा सकता है, क्या बोया नहीं जा सकता है। तो एक सवाल कैसा होना चाहिए? सूचना वाले। तो यूपीएससी क्या करता है? ऐसे सूचना आधारित सवाल रखता है आपके सामने, लेकिन ऐसे सवालों की कुल संख्या तुलनात्मक रूप से कम होगी। अब मुझे ये बताइए कि क्या आपने न्यूयॉर्क का नाम सुना है? न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी सुने दोनों का नाम? दोनों में उत्तर में कौन है? न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी दोनों एक शहर है, किसके? अमेरिका के। दोनों में से उत्तर में ज्यादा कौन है? हम जानने में बिल्कुल विश्वास करें कि हमारा पर्पस आपको ये सवाल पूछ करके ग्रिल करना या आपको मतलब उस तरीके से अनकंफर्टेबल करना नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भूगोल का मतलब केवल जगहों को जानना नहीं है, जगहों को लोकेट करना भी। जैसे आप नाम जानते हैं दोनों का, लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं दोनों में से उत्तर में कौन है, तो दिक्कत हो रहा है। जैसे आप ट्राई करना चाहते हैं, न्यूयॉर्क है पक्का, देखिएगा आप, क्लियर है। तो पॉइंट अब उस पर नहीं जाते, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या मैप वाले सवाल आने चाहिए? जानना एक अलग, ऑल टुगेदर एक अलग कॉन्सेप्ट है, या आप कह सकते हैं कि किसी चीज को जानना एक अलग स्किल है और उसको मैप पे व्यक्त करना एक दूसरा स्किल है। हो सकता है कि आप उन जगहों को जानते हों, लेकिन जब उसको मैप पे कहा जाए कि उसको लोकेट करें, तो लोकेट करने में दिक्कत हो सकता है। मैं तो एक एग्जाम्पल दिया आपको, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। जैसे मान लीजिए कि हिमालय में मीरी मिश्मी दफला हिल्स है, मीरी मिश्मी दफला हिल्स है, या अगर उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो मान लेते हैं, सपोज करिए कि अगर मैं अरुणाचल प्रदेश में कहूँ तो पटकाई बूम है, या नागालैंड में कहूँ तो नागा हिल्स है। मैं कहूँ कि पूरब से पश्चिम अरेंज करिए, मीरी मिश्मी दफला और पटकाई बूम। मान लीजिए कि मैं आपको एक क्लू देता हूँ, पटकाई बूम सबसे पूरब में है और बाकी तीनों को अरेंज करिए पूरब से पश्चिम। तो नाम तो सुने होंगे मीरी मिश्मी दफला हिल्स का, सुने होंगे ना कि नहीं सुने? सुने होंगे। अब अगर कहा जाए कि इसको पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब अरेंज करो, तो क्या थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है? और दिक्कत हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि भूगोल मतलब किसी चीज को जानना और उसको मैप के थ्रू व्यक्त करना दो अलग अलग बातें हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पंजाब में पोस्टिंग कर दी जाए या कश्मीर में पोस्टिंग कर दी जाए और आपको कहे कि मैं ना श्रीनगर से बारामूला जा रहा हूँ। कोई कहे आपको श्रीनगर से बारामूला,
तो अच्छा अच्छा, श्रीनगर से बारामूला, और आपके दिमाग में कोई मैप ही नहीं बन रहा है, पूरा एकदम डब्बा गोल, जस्ट इमेजिन करिए, समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, तो आपको पता ही नहीं ना कि होने क्या जा रहा है। जैसे सपोज करिए कि प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय श्रीनगर से बारामूला जाने वाला है, तो आप कहेंगे ठीक है जाओ, और आपको पता होना चाहिए कि बारामूला पाकिस्तान के बॉर्डर पे अवस्थित है, पीओके के पास। तो बताइए क्या वहाँ सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? नहीं हो सकता है कि नहीं, लेकिन मैप ही क्लियर नहीं है। तो क्या होना चाहिए, जो एक ब्यूरोक्रेट होगा, सपोज करिए कि आप अपने एक जिले में हैं, ऐसे सोचिए कि आप एक जिले में, क्यों मैप वाले सवाल आते हैं मैं समझाना चाहता हूँ। क्या अभी हाल ही में कोई चक्रवात आया? नाम, चक्रवात का नाम क्या है? कहाँ है? अरब सागर की बंगाल की खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में, नाम नहीं मालूम है? मोन्था। अभी चक्रवात आया, तो क्या बंगाल को हिट किया होगा? बंगाल, उड़ीसा मान लेते हैं, तो मान लीजिए कि आप उड़ीसा के किसी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है, अभी चक्रवात का प्रभाव पूरे बिहार और पूरे पूर्वांचल तक था। पिछले कुछ दिनों से वर्षा हो रही है कि नहीं? सुने होंगे घर पे, अगर बात किए होंगे तो पता चला होगा ना कि बिहार में बारिश हो रही है, पूर्वांचल में बारिश हो रही है। उसका मूल कारण क्या था? मोन्था का प्रभाव, वो चक्रवात का प्रभाव। तो जरा सोचिए कि जब आंतरिक इलाके में बिहार तक और इलाहाबाद और प्रयागराज तक वर्षा हो रही थी, तो तटीय क्षेत्रों का क्या हाल होगा? मान लीजिए कि आप तटीय क्षेत्र में कोस्टल एरिया के किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है ना, डीएम है, तो बताइए कि आपका जिला एकदम फ्लैट होगा या कुछ ऊंचा और कुछ नीचा होगा? है ना, कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर पानी नहीं पहुंचेगा, और कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जो डूब क्षेत्र होगा, जहां पर पानी इकट्ठा होगा। आपका मैप क्लियर नहीं है डिस्ट्रिक्ट का, और चक्रवात आने वाला है। अच्छा आने तो देखते हैं, है ना, आपको पता ही नहीं कि कहाँ से लोगों को निकालना है, कहाँ रखना है। जो ऊंचा जगह था वहां से निकाल करके नीचे वाली जगह में पहुंचा दिए, तो आपदा और बड़ी हो गई कि नहीं? तो मैप की समझ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसलिए मैप वाले सवाल पूछता है यूपीएससी आपसे, है ना, क्योंकि एज ए डीएम, ऐसे आईपीएस आपको अच्छे से मैप देखना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके जिले का प्रोफाइल क्या है, तब जाकर के आप सही निर्णय ले पाएंगे, नहीं बेहतर तरीके से निर्णय ले पाएंगे कि कहाँ बाढ़ आने की संभावना है, कहाँ पानी इकट्ठा होगा, कहाँ नहीं होगा, कौन सा ऊंचा क्षेत्र है, कौन सा नीचा क्षेत्र है, अगर चक्रवात आए तो लोगों को सेफ जगह पे कहाँ लेकर के जाएं, कहाँ नहीं लेकर के जाएं। इन सब चीज़ों की एक अच्छी समझ आपकी होनी चाहिए ना, है कि नहीं? तो मैप वाले सवाल आपसे पूछता है। किसी चीज़ को जानना और उसको व्यक्त करना दो अलग अलग बातें, क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में विश्व के मैप से भी सवाल पूछेगा और करंट के मैप से भी सवाल, भारत के मैप से भी सवाल पूछेगा। लेकिन अधिकतर सवाल आप देखेंगे ना, ऐसा नहीं पूछेगा कि आउट ऑफ द ब्लू कुछ पूछ लिया है, वही सवाल पूछेगा जो हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहा था, ताकि आपको बताना चाहता है कि देखो चीज़ें न्यूज़ में थी, आपने पढ़ा भी और आप जानते भी थे कि ये चीज़ है, लेकिन आप उसको मैप पे लोकेट नहीं कर पा रहे थे, क्लियर है? और यूपीएससी चाहता है कि आप उसको मैप पे लोकेट करना भी सीखें। क्यों? उसका तर्क समझ में आ रहा है? तो मैप वाले सवाल खूब पूछे जाएंगे, और चॉइस कहाँ होगा? भूगोल में ही होगा, तो भूगोल में ही मैप के सवाल पूछेगा। तो भारत और विश्व के मैप के सवाल तुलनात्मक रूप से पिछले कुछ वर्षों में तीन चार सवाल हर साल आ रहे हैं। तो अगर 15 सवाल में से 4 आ जाए मैप का, तो उसका मतलब है कि 2 नंबर यानी कि 10 नंबर दे करके जा रहे हैं। तो करना क्या चाहिए? जो भी करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री पढ़ा, कल्चर पढ़ा सपोज करिए, तो कल्चर में मान लीजिए आपने अजंता एलोरा पढ़ा, तो देखते लें अजंता एलोरा है कहाँ पर? नहीं, अगर महाराष्ट्र में है अजंता एलोरा, तो महाराष्ट्र के किस हिस्से में है? पूर्वी हिस्से में है, पश्चिमी हिस्से में है, कहाँ पर? नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं? तो उसका मतलब है कि जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है या सवाल जो आपसे यूपीएससी पूछेगा, मैं सामने रख देता हूं क्या है। ये 4 प्रकार के सवाल होंगे। एक होगा सूचना आधारित, ऐसे सवालों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम होगी। दूसरा क्या होगा? मैप बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपके सामने एक है ना, बनिहाल पास से लेकर के काराकोरम पास तक का है ना, सपोज करिए, हो सकता है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर अरेंज करने के लिए दे। आपने सारे पास का नाम सुना है, लेकिन आप उसको अरेंज नहीं कर पा रहे, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। क्या तीसरा करंट का सवाल होना चाहिए, ताकि डायनामिक पर्सनैलिटी, सपोज करिए कोई भी एक टॉपिक है, जैसे चक्रवात है ना, चक्रवात पिछले 20, 25, 30 सालों से कॉन्सेप्ट सेम ही होगा, कॉन्सेप्ट बदल थोड़ी नहीं जाएगा चक्रवात का, है ना, जो भी किताबों में बात लिखी गई है वही है। लेकिन क्या चक्रवातों में मोन्था अगर पूछता है तो एक नया सवाल बन सकता है कि नहीं, कि मोन्था चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। एक कॉन्सेप्ट होता है लैंडफॉल का, चक्रवात सबसे पहले जहां जमीन से टकराता है
समुद्र में बनता है और चक्रवात जमीन पे जहां सबसे पहले हिट करता है उसको लैंडफॉल कहते हैं। तो कहेगा मोन्था चक्रवात का लैंडफॉल आंध्र प्रदेश था। अब आपको पता नहीं कि हिट कहाँ किया सबसे पहले, तो आप कहेंगे हाँ सही कह रहा होगा यूपीएससी, गलत कहाँ बोलेगा, है ना, तो ट्रैप में फंस जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि लैंडफॉल कहाँ हुआ, सबसे पहले हिट कहाँ किया, है ना, किस कैटेगरी का चक्रवात था। किस कैटेगरी का मतलब है कि सुपर साइक्लोन की कैटेगरी था या उससे 213 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको सुपर साइक्लोन कहते हैं। तो उस कैटेगरी का था कि नहीं था, है ना। इसकी भविष्य मतलब इसका फोरकास्टिंग कौन करता है, भविष्यवाणी कौन करता है, हमारे देश में कौन सी संस्था है, उसके बारे में एक आध दो स्टेटमेंट हो सकता है कि नहीं। तो ऐसे करंट के साथ जोड़ करके कुछ स्टेटमेंट्स आपके साथ रखे जाएंगे। तो हमको क्या करना चाहिए, सिर्फ चक्रवात नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे अभी पहला चक्रवात आया है मोन्था, अभी ऐसे 2-3 चक्रवात और आएंगे। दिसंबर जनवरी तक चक्रवात लगातार हिंद महासागर में बनते हैं। तो आपको नजर रखनी पड़ेगी कि और कौन से चक्रवात आ रहे हैं, किस राज्य को हिट किए हैं। हो सकता है उसके संदर्भ में 2-3 करंट को जोड़ करके सवाल आपके सामने रखा जाए और पूछा जाना चाहिए। डायनामिक पर्सनालिटी कैसे चेक होगा, ऐसे ही। चौथा है फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल सवाल। हर चीज के पीछे कोई तर्क होगा, कोई लॉजिक होगा, कोई रैशनैलिटी होगा। उस कॉन्सेप्ट का लॉजिक आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए, यानी उस टॉपिक की क्लैरिटी, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अब जरा सोचिए कि मान लेते हैं, सपोज करिए कि मैं कोई एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ और मुझे मेरे टॉपिक पढ़ने के 4 नजरिए होने चाहिए। इस टॉपिक में महत्वपूर्ण सूचनाएं क्या है, इसमें जो बातें या जगहें बताई गई हैं क्या मैं उसको मैप पे लोकेट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। क्या इस टॉपिक में कुछ करंट की बातें चल रही हैं, अगर हैं तो क्या क्या मूल बातें हैं, और क्या इस पार्टिकुलर टॉपिक में कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, अगर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। अगर हम किसी टॉपिक को 4 नजरिए से पढ़ लें तो कोई 5वां नजरिया है। तो अगर ये 4 नजरिए के अलावा 5वां नजरिया नहीं है तो क्या मैं इसी को हॉलिस्टिक प्रिपरेशन कहूँगा, कि आप विभिन्न तरीकों से उस टॉपिक को तैयार किए हुए हैं। अब सपोज करिए किसी को आनंद आता है सूचना एकत्रित करने में, उसने खूब सूचनाएं टॉपिक की एकत्रित कर ली और पता चला उस साल जितने सवाल है सब कॉन्सेप्चुअल है, तो बाउंसर नहीं, उसको लगेगा पढ़े तो सब थे लेकिन सवाल नहीं आया। क्यों? पढ़ने का तरीका, नजरिया केवल बहुआयामी ना होकर के, हॉलिस्टिक ना होकर के नैरो था। नहीं तो अगर हम हर टॉपिक को, अब कोई भी टॉपिक आप सोचें, पर्वत, पठार, मैदान, है ना, भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, कोई भी आप टॉपिक सोचें, उसमें सूचनाएं, उसमें कुछ करंट की बातें, उसको क्या जो भी बातें हैं क्या मैप पे लोकेट कर सकता हूँ और उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। इतना करते चले जाए तो हर टॉपिक पे एक अच्छी समझ हो जाएगी। समझ में है ना। यही रोकूं इसको, मतलब यही रोकने का मतलब है कि क्या तैयारी करते समय हमको हर टॉपिक को इन 4 नजरियों से देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो क्या करिए, आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर, जैसे भूगोल का पढ़ रहे हैं, जैसे मॉनसून है, अगर मॉनसून का चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो मॉनसून के पीछे कुछ कॉन्सेप्ट होगा ना। पूर्वी जेट धारा सुने, ITCZ, इंडियन ओशन डाइपोल, मैडन जूलियन ऑसिलेशन, इंसो, वॉकर सर्कुलेशन, एल नीनो, ला नीना, एल नीनो मोडोकी, पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन, ये कॉन्सेप्ट्स हैं मॉनसून के। मतलब अगर कॉन्सेप्ट पूछेगा तो इन्हीं शब्दों के बारे में पूछेगा, इसके अलावा कोई है ही नहीं चीज, तो पूछेगा क्या। समझ पा रहे हैं। तो अगर हमने इन सब के कॉन्सेप्ट बना लिए, काम खत्म। बाकी क्या पूछेगा, सूचना, भारत में वर्षा कहाँ ज्यादा होती है, कम होती है, वितरण, और कुछ करंट की बातें होंगी कि मॉनसून के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, हाल ही में ऐसा कुछ रिपोर्ट आया, वो करंट हो गया नहीं। और थोड़ा मैप में लोकेट कर दें कि मान लेते हैं कि महाबलेश्वर में भारी बारिश होती है, पुणे में कम होता है, नासिक में कम होता है, तो महाबलेश्वर कहाँ है, नासिक कहाँ है, पुणे कहाँ है। मतलब एक छोटा सा पॉइंट नहीं, हो गया मैप वाला टॉपिक तैयार। इस तरीके से अब पूछे यूपीएससी मॉनसून में जो पूछना है, क्या पूछेगा, तो मैप पूछेगा, नहीं तो सूचना पूछेगा, नहीं तो कुछ करंट पूछेगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट पूछेगा। मॉनसून को चारों तरीके से करके गए, तो 5वां कोई तरीका है नहीं मॉनसून का। तो जो सवाल होगा इन्हीं 4 नजरियों में से किसी नजरिए पे होगा, या ज्यादातर खिचड़ी बना के रख देगा। एक स्टेटमेंट में मॉनसून में एक कॉन्सेप्ट होगा, कोई करंट होगा और एक इंफॉर्मेशन होगा। इतना ही तो कर सकता है, इतना ही तो पहाड़ खड़ा कर सकता है, इसके अलावा और क्या करेगा। इतना कर लीजिए, काम खत्म हो गया। तो क्लियर हुआ। तो मैंने क्या क्या चीजें आपसे बात की, पहला सिलेबस, दूसरा
वजन, वेटेज, तो क्या लग रहा है 30% का वेटेज कम है? और अगर इतना वजन है तो तरीका क्या है पूछने का? ये 4 तरीके। क्लियर है? मुख्य परीक्षा के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में कभी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप चाहें तो देख भी सकते हैं। उसकी चर्चा करने के लिए 2-2.5 घंटे का समय चाहिए। तो अगर आप 2019-20 से लगातार देखेंगे तो हर साल का एनालिसिस आपको विजन आईज के वेबसाइट पे या यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएगा, तो देखिएगा उसको। हर साल का पेपर का एनालिसिस कर करके उसमें बताए हैं, है ना? तो उसका थोड़ा समय कम है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ज्योग्राफी पेपर 1 का हिस्सा है, और पेपर 1 का हिस्सा है तो हर पेपर का वजन 250 शब्दों का 250 नंबर्स का है। 250 में से 100 नंबर के आसपास का वजन ज्योग्राफी का है। इसका मतलब लगभग 40% पेपर, यानी कि अगर आपको पेपर 1 में अच्छा करना है तो 100 नंबर का मतलब 8 सवाल लगभग, कुछ 4 सवाल 15-15 नंबर के और 4 सवाल 10-10 नंबर के, तो 15 चौके 60 और 4 सवाल 10-10 नंबर के तो 40। क्लियर हो गया? तो लगभग 100 नंबर का वजन यूपीएससी आपको इस मतलब दे रहा है, यानी कि 20 में से 8 सवाल उस दिन भूगोल के होंगे। तो अगर आपको पेपर 1 में अच्छा करना है तो भूगोल को अच्छा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि भूगोल का इंपॉर्टेंस केवल प्रारंभिक परीक्षा में नहीं है, मुख्य परीक्षा में। तो अगर आपको टॉप करना है तो बिना भूगोल के टॉप नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? अगर आपको इस एग्जामिनेशन में बेस्ट करना है तो भूगोल को साधना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर भूगोल को पढ़े पर्यावरण नहीं होगा, और दोनों का 30% का वजन है ना? और अगर वहां हो भी जाता है तो मामला फंस जाएगा जीएस मेंस में, है कि नहीं? अगर उसमें अच्छा करना है, उसमें अच्छा रैंक लाना है तो आपको अच्छा करना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में थोड़ा सा 4 तरीके से पढ़ लीजिए, फिर क्या है, कोई दिक्कत है क्या? फिर तो बड़े आराम से कर लेंगे। चलिए, ये कुल मिलाकर के एक पक्ष है, मतलब ये 4 चीजें हैं। तो मैंने 3 चीजों के बारे में आपसे चर्चा किया कि ये तरीका होना चाहिए, ये नजरिया होना चाहिए हमारा भूगोल पढ़ने का। अब इसमें जो एक लास्ट पक्ष है वो ये है कि यार ये सब चीज तो समझ में आ गया हमको, लेकिन पढ़े कहां से? रेफरेंसेस, है ना? पढ़ा कहां से जाए? तो अगर मैं इसके पढ़ने के संदर्भ में आपसे बात रखूं तो ये बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं। देखिए, जैसे यहां पर कुछ 4 किताबें हैं, ये 11th-12th की एनसीईआरटी की। ये एक फंडामेंटल बुक है, एक बार तो पढ़ा जाना चाहिए। एक बार पढ़ा जाना चाहिए का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं रेफरेंस के रूप में इसका इस्तेमाल करिए आप। 11th-12th की किताब है, 11th और 12th की किताब है, एनसीईआरटी की बुक है। तो वो क्या है, बेसिक किताब है, थोड़ी थोड़ी समझ आपकी विकसित हो जाएगी भूगोल की। लेकिन वो जो एडवांस सवाल पूछ रहा है ना यूपीएससी का, वो जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी से हो। जैसे जैसे तैयारी करेंगे आपको समझ में आएगा। मेरी बात को बस गांठ बांध लीजिए आप, है ना, कि 4 किताबें एक बार पढ़ी जानी चाहिए ताकि समझ में आए कि एनसीईआरटी में बात क्या रखा है। दूसरा, एक मेजर प्रॉब्लम भूगोल का ये है कि इसमें बिखराव बहुत ज्यादा है। इस सब्जेक्ट में बिखराव बहुत ज्यादा है। आप किताब की दुकान पे जाएंगे तो 10 किताबें आपको दिखेंगी, लेकिन आप किसी भी किताब को देखें तो 4 नजरिए उसमें जरूर होने चाहिए। 4 नजरिए क्या होने चाहिए? उसमें सूचनाएं होनी चाहिए, उसमें कुछ खूब सारे मैप्स होने चाहिए, उसमें कुछ करंट की बातें होनी चाहिए अगर वो किताब अपडेटेड है, और चौथा कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। तो जब भी आप किताब को पलटें और उसमें सूचना भरा हुआ है तो समझिए कि एसएससी के लिए बना हुआ है। नहीं, क्योंकि सूचनाओं का मतलब आप देखेंगे और देखते ही कहेंगे, इंप्रेस हो जाएंगे कि यार इसमें तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अगर उसमें सूचनाएं एकत्रित कर दी गई हैं तो इसका मतलब है कि किताब आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। अधिकतर मार्केट में ऐसी किताबें, जब भी आप देखिएगा, समझ गया ना तरीका? तो ये तो जाइएगा, पलट करके देखिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा किताब। तो इसमें क्या है कि देखिए, किताब पढ़ने का जो सिंपल मेरा जो मानना है, या हम लोगों ने इतने सालों से जो रिसर्च किया उसमें हमारी जो समझ बनी वो ये बनी कि देखिए, यूपीएससी न्याय करेगा। न्याय ये करेगा कि मुखर्जी नगर के फोटोकॉपी की दुकान से किताब उठा करके तो सवाल बनाएगा नहीं। अगर बनाएगा तो अंडमान निकोबार और पोर्ट ब्लेयर में कोई बच्चा बैठा है और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में कोई बच्चा बैठा है, उसके साथ न्याय नहीं होगा। आप ही बताइए, होगा? न्याय तो तब होगा कि उस किताब से सवाल बनाए जो किताब देश भर के यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में एकदम इमीडिएटली उपलब्ध हो। इसलिए यूपीएससी हमेशा यूजीसी के रिकमेंडेड बुक से सवाल बनाता है, और नहीं तो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के सवालों की संख्या कम है क्योंकि बहुत कम बातें लिखी गई। सब इसमें क्या है, इस परीक्षा का अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है, एक ग्रेजुएट पर्सन चाहिए ना। तो ग्रेजुएट पर्सन किस में? भूगोल में। तो ग्रेजुएशन में जो किताबें भूगोल की चलती हैं उससे सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि इस परीक्षा का आधार क्या है? ग्रेजुएट। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ग्रेजुएशन।
तो 12वीं की किताब से क्यों सवाल पूछेगा? ग्रेजुएशन वाली किताब से सवाल पूछेगा? नहीं, लॉजिकल भी है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी नहीं, क्योंकि उसमें बातें कुछ लिखी गई हैं, समझने में मदद करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ करके आप सोचें कि भूगोल के सारे सवाल होंगे, नहीं हो पाएगा, विश्वास करिए। क्योंकि 4 चीजें मैंने बताई आपको, सूचनाएं सीमित हैं, कॉन्सेप्ट्स की व्याख्या बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है, मैप की कमी है, और चौथा करंट वाला पार्ट तो मिसिंग रहता है। तो अगर आप करंट के सवाल एनसीईआरटी से खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्ट्स आप खोजने जाएंगे तो उसकी व्याख्या बहुत ही लिमिटेड है ना, क्योंकि वो 12वीं के बच्चों के हिसाब से लिखा गया ना। ये सोचिए ना, 11th और 12th क्लास के बच्चों के हिसाब से लिखा गया, तो बहुत व्याख्या क्यों करेगा? एक लिमिटेड एक्सपोजर देगा कि देखो आने वाले समय में भूगोल पढ़ना चाहते हो तो एक वेगनर का सिद्धांत आएगा, एक प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है, उसमें मूल मूल बातें ये, उतनी व्याख्या करेगा। और बाकी कहेगा कि जब ग्रेजुएशन में जाओगे तो इसका एडवांस लेवल पढ़ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूजीसी के द्वारा जो किताबें रिकमेंडेड हैं या तो वो पढ़ी जाए, है ना। तो हमने क्या किया है कि जो विजन आईएएस का मटेरियल है, 3-4 बुकलेट है मेरे ख्याल से, उन 4 बुकलेट को आप पढ़ेंगे तो उस बुकलेट को हम लोगों ने जो बनाया है वो उन किताबों से बनाया है जो यूजीसी के द्वारा या यूनियन ग्रांट कमीशन के द्वारा रिकमेंडेड बुक्स हैं। बस दिक्कत ये थी कि जो किताबें थी ना बहुत पुरानी थी। किताबें अच्छी थी जो चल रही है यूनिवर्सिटी कॉलेज में, 80 का पब्लिकेशन है, 90 का पब्लिकेशन, उसके बाद पब्लिकेशन ही नहीं आया। तो हमने उन किताबों को उठाया, उसको देखा और उनको कंपाइल करके आपके सामने एक बुकलेट बनाया, और उसमें जो कमी थी करंट की, मैप की, उसमें ऐड किया। क्योंकि लिखते चले गए, व्याख्या ही नहीं कर रहे, मैप के साथ जोड़ ही नहीं रहे। करंट 80 के दशक का किताब है, 80 के बाद वहाँ क्या बदलाव हुआ, उस बदलाव को उन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया। तो हमने क्या किया, उसमें करंट ऐड किया, जो भी आज चल रहा है उस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए उसमें ऐड किया, और आपके सामने एक बुकलेट रख दिया। क्लियर है? इसको पढ़िए, विश्वास करिए, है ना। अगर मेरी बात मानेंगे तो एक बार टेस्टिंग करिए किसी भी सब्जेक्ट का। जैसे ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी उठा लीजिए या भूआकृति विज्ञान ले लीजिए, और एंड टू एंड इसको पढ़िए और फिर देखिए कि सवाल हो रहे हैं कि नहीं। अधिकतर सवाल आपके रेंज में होंगे, 1 बार 2 बार पढ़ने के बाद ही। और अगर थोड़ा सा भी ठीक से पढ़ लेंगे, 3 बार 4 बार 5 बार रिवीजन कर लेंगे, तो मैं कहता हूँ कि 20 सवाल आ रहा है या 30 सवाल आ रहा है सपोज करें ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से, चलिए 3 सवाल नहीं आएंगे, 4 सवाल नहीं आएंगे, 25 आएंगे ना, 25 को कैश करिए। 3 नहीं आएंगे, हो सकता है कि ना आए, उसके लिए थोड़ा और एडवांस पढ़ना पड़े। तो ऐसे भी हमको 100 सवाल तो नहीं करने हैं ना। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे सवाल आएंगे, लेकिन मैक्सिमम सवाल आ जाएंगे, और जो नहीं आएंगे वो करंट अफेयर से आप कवर कर लेंगे। तो एक बार इसको देखिएगा, है ना। फोटोकॉपी की शॉप्स पे भी मिल जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी किताब है, बहुत मेहनत से बनाया गया अप्रोच आपको समझाएं कि न्याय कैसे होगा। जब यूजीसी के रिकमेंडेड बुक से यूपीएससी सवाल बनाए, तब जाकर के अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, ईटानगर या देश के दूर दराज के इलाकों में जो बच्चा बैठा है, वो भी उसके लिए ये ना हो कि यार ये किताब तो मैंने कभी सुना ही नहीं था, ये जो सवाल पूछा गया ये किताब मेरे तो कॉलेज में नहीं है, उस कॉलेज की लाइब्रेरी में डेफिनेटली अवेलेबल होगा, क्योंकि यूजीसी के द्वारा रिकमेंडेड बुक्स है। क्लियर है? तो एक ये, और आपके पास एक एटलस होना चाहिए, ठीक है। जो भी चीज़ आप रखें, देखें, अगर आपको जगह नहीं मालूम है तो आप इमिडिएटली मैप में जाकर के उसको देखिए। जैसे अगर मैं कहूं तवांग, तवांग नाम सुने? कहाँ है तवांग का नाम सुने? तिब्बत का कैपिटल ल्हासा है, सुने? ल्हासा में ये जो हमारे यहाँ दलाई लामा है, उनका एक बहुत बड़ा मोनेस्ट्री है ना। सेम वैसा ही फोटोकॉपी की मोनेस्ट्री जो ल्हासा में है, उसका फोटोकॉपी भारत में है, उस जगह का नाम है तवांग, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो मान लीजिए कि तवांग है, सपोज करिए एबीसी, जैसे मान लीजिए नामधापा नेशनल पार्क का नाम सुने? काजीरंगा नेशनल पार्क नाम सुने ना, काजीरंगा। अब मुझे बताइए कि आसाम के पूरब में है, पश्चिम में है, कहाँ होगा? मैप बन रहा है कुछ, लेकिन काजीरंगा तो कई बार सुने होंगे ना, नहीं? चलिए मान लीजिए मैं पूछता हूँ पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना, तो क्या लग रहा है? मध्य प्रदेश में होगा? पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, कहाँ? मध्य में, कहाँ? समझ पा रहे हैं? तो क्या करना पड़ेगा, मैं ये इस एटलस का महत्ता बता रहा हूँ, पन्ना पर्पज नहीं, है ना। जैसे आपने पन्ना पढ़ा कहीं पर, जैसे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, पन्ना नेशनल पार्क नहीं लोकेट कर पा रहे, इमिडिएटली मैप खोलिए, खोजिए जाकर के पन्ना का है। क्लियर है? देखिए उसको, ताकि भविष्य में अगर कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं तो करने की स्थिति में हो।
तो एटलस हमेशा पास में रखिए, स्कूल एटलस रखिए। ऑक्सफोर्ड से थोड़ा बचिएगा, ऑक्सफोर्ड में ना बहुत सारा कलर कोडिंग अलग अलग किया गया है, तो या तो टीटीके का एटलस आता है, ओरिएंट लॉगमैन का एटलस आता है, वो पहले प्रेफर करिएगा, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर ऑक्सफोर्ड का। अगर पहले ही खरीद लिए तो कोई बात नहीं, नहीं तो पहले टीटीके ओरिएंट लॉगमैन का एक अच्छा एटलस है वो, और उसके बाद फिर अगर ना मिले तो ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस। इतना बस करना है। अब ये बताइए, इसके साथ साथ क्या कुछ करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए या नहीं? सवाल कितने प्रकार के हैं? 4। तो उसमें जो करंट वाला सवाल होगा वो कैसे होगा? तो मंथली मैगजीन या न्यूज़ टुडे या जो भी आप लोग करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हो, लेकिन करंट अफेयर्स तो करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि इन्वायरमेंट का सेक्शन है, मान लीजिए कि हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स, तो मान लीजिए कि विजन आईएएस का मंथली मैगजीन है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का कोई भी है, तो उसमें हेडिंग्स होगा कि नहीं? पॉलिटी, कोई भी आप पढ़ रहे हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर, ऐसे ही उसमें एक होगा हेडिंग इन्वायरमेंट। तो आप क्या करिए, जैसे सपोज के हर महीने में इन्वायरमेंट के टॉपिक में जाइए। विजन का मान लीजिए कि मैं विजन की अगर बात करूं मंथली मैगजीन में, तो पर्यावरण के टॉपिक में जाइए। मान लीजिए कि अभी चक्रवात आया मोन्था अक्टूबर के महीने में, तो मान लीजिए कि अगर ये चक्रवात आया तो मोन्था चक्रवात अक्टूबर के महीने में चर्चा होना चाहिए, और होगा तो जहां आपने भूगोल में चक्रवात पढ़ा उस चक्रवात में जाकर के मोन्था के साथ उसको अपडेट कर लीजिए। काम खत्म, चक्रवात भी हो गया, चक्रवात का अपडेट भी हो गया। अब चक्रवात कंप्लीट कि अब करंट से भी जोड़ करके सवाल आएगा तो हो जाएगा। तो एक आपको मंथली मैगजीन पढ़ना चाहिए ताकि आप हर टॉपिक, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं बेसिक, उसके साथ इसको इंटीग्रेट कर पाए। क्लियर है? ठीक है, तो 4 चीजें क्या? सिलेबस की अच्छी समझ होनी चाहिए, ये आपका जीपीएस है, दिग्भ्रमित होने से बचाएगा। और अगर सिलेबस का दायरा अच्छे से समझ में आ गया तो हमको दूसरा चीज मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट का वजन क्या है। वजन इसलिए कि कितने सवाल हर साल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, ताकि आपको पता हो कि ये 4-5 सब्जेक्ट हैं, ये मेरा प्रियोरिटी होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम सवाल इन्हीं के। और अगर हमको ये पता है तो अगला क्या होना चाहिए, सवालों की प्रकृति क्या है, कंटेंट मतलब इंफॉर्मेशन है, मैप है, करंट है या कॉन्सेप्ट्स है। और अगर उसका पैटर्न का एनालिसिस करके लगे कि इस प्रकार के सवालों की संख्या तुलनात्मक रूप से ज्यादा है, तो उस तरीके से सोचना शुरू कर दीजिए। और चौथा, पढ़ा कहाँ से जाए, रेफरेंसेस। 4 चीज़ों की चर्चा आपसे कर लिए। एक बस 4-5 मिनट की चर्चा, ये छोटी सी चर्चा ये कि ये जनरली क्लास में जब चर्चा हम कर लेते हैं तो होता क्या है कि आपने कई बार टॉपर्स को सुना होगा, टॉपर्स को ये सुना होगा, क्या वो कहते हैं अपना नोट्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, विस्तारित या शॉर्ट नोट्स? क्या कहते हैं? शॉर्ट नोट्स बार बार कहते हैं ना। तो जैसे हम कोई भी टॉपिक डिस्कस करते हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, तो आपका जो वेबसाइट होगा, मतलब जो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसमें जिस दिन जो क्लास होगी उसके नीचे ऐसे सिनॉप्सिस बनेगा 1.5-2 पन्ने का, ताकि आपको समझ में आए कि इस टॉपिक को की समरी क्या है, ताकि शॉर्ट नोट्स बनाने में आपको मदद मिले, ताकि 2, 2.5, 3 पन्नों में आप अपने उस टॉपिक को समराइज कर पाए, है ना। क्योंकि आपने कहा ना कि टॉपर्स कहते हैं कैसा, बहुत बड़ा वाला नोट्स या छोटे छोटे नोट्स, उसको सार भर, क्योंकि आंसर लिखना है 150 शब्दों में और 250 शब्दों में, है ना। अगर मैं 150 और 250 शब्दों में आंसर लिखना चाहता हूं तो मेरे पास हर टॉपिक का 3-4 पन्नों में एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, ताकि समयबद्ध तरीके से रिवीजन कर पाऊं और मुझे ये समझ में आ जाए कि कैसे उन सारी चीज़ों को 3 पन्ने में समेटा जाता है। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी है। तो हम हर क्लास के, है ना, जो क्लास का होता है, जैसे जो टॉपिक कंप्लीट होगा उसका सिनॉप्सिस बनाते चले जाते हैं और देते चले जाते हैं, ताकि आप 2-2.5 पन्नों का एक शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दें। ये और करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जैसे 2022 में टेक्टोनिक प्लेट्स न्यूज़ में थे, है ना। तो हम जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ते हैं तो उसको उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया कि हाल ही में ये प्लेट न्यूज़ में रहे। और बाकी क्लासरूम का मटेरियल आपके सपोर्ट में रहता है ना। क्लास कोऑर्डिनेटर्स होते हैं अलग अलग तरीके से आपके सपोर्ट सिस्टम को बनाने के लिए, आपके क्वेरीज को हैंडल करने के लिए। तो वो एक पूरा इकोसिस्टम है, उसके बारे में कभी आराम से चर्चा करेंगे। लेकिन भूगोल के संदर्भ में 3-4 बातें थीं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था, ताकि जो आपकी दिशा हो भूगोल को लेकर के एक बेहतर रहे। क्लियर है? तो एक बार विजन आईएएस को मटेरियल जरूर देखिएगा, है ना। देखिएगा कि क्या वो आपकी रणनीति का हिस्सा बन सकता है या नहीं बन सकता है। काफ़ी अच्छे से रिसर्च करके लिखा गया है, बस उसमें मंथली करंट अफेयर्स को अगर ऐड कर लिया जाए तो एक शानदार रणनीति हो जाएगी। ठीक है, यहीं रोकते हैं, फिर सोना मेरे में आपके साथ इकोनॉमी के सेक्शन पे डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट।